हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला लेसन तो कंप्लीट कर दिया गया था दोस्तों। उसका नेक्स्ट लेसन चल रहा था, यानी कि दूसरा लेसन क्या चल रहा था, सल्तनत काल की शुरुआत। तो हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़ा था सल्तनत काल क्या था, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसमें कौन कौन से शासक थे, सब हमने पढ़ लिया था। और इसका आज आपका 5वां लेक्चर चलने वाला है इसका, यानी कि 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आप लोग वो 4 लेक्चर्स को वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हो दोस्तों। आपका जो चौथा लेक्चर मैंने जिस पॉइंट्स पे ख़त्म किया था, हम उसी पॉइंट से टॉपिक को उठा रहे हैं और आज हम लोग इसके अंतर्गत आगे पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से। तो दोस्तों हमारा जो जिस टॉपिक मैंने ख़त्म किया था वो टॉपिक ये था कि रज़िया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि 4 वर्षों तक। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे रज़िया कौन थी। हाँ, रज़िया, ये अब यहाँ पर रज़िया की बात आई है, आप लोग को रज़िया को पहले समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज के डेट में लड़कियाँ बिल्कुल भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में मतलब पीछे नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, इनके आप लोगों ने सुना होगा रज़िया के बारे में, इनकी काफ़ी मतलब अच्छी हिस्ट्री है इनके बारे में। और हमने ये देखा था कि जो रज़िया है, हमने पहले गुलाम वंश को उठाया था टॉपिक। गुलाम वंश में हमने पढ़ा था ऐबक को, ऐबक के बाद इल्तुतमिश को पढ़ा था। फिर इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, हम आ गए थे रज़िया पर, यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन, ये रज़िया। इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन, ये रज़िया। तो हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश का कार्यकाल के बारे में, उसके बाद शासन व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग आ गए थे कि रज़िया सुल्तान पर। तो हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश जो थे उन्होंने अपने, ताकि ये रज़िया सुल्तान को क्यों उन्होंने शासक बनाया था पता है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे मृत्यु के बाद हमारा कार्यकाल कौन देखेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, अपने ही शासन काल में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने रज़िया को यानी अपनी ही पुत्री को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया था पहले से ही। फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो उनके बाद उनका जो कार्यकाल देखा जाता है वो कौन संभालता है, उनकी जो अथॉरिटी होती है, जो उनका जो सत्ता होता है वो संभालती है रज़िया सुल्तान संभालती है यहाँ पे। तो हमने लिखा है रज़िया सुल्तान, और ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में ये जानी जाती हैं रज़िया। तो इनका जो कार्यकाल था, देखिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को ही क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने अपने ही शासनकाल में इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। परंतु क्या हुआ, रज़िया तो जब गद्दी पर बैठी, अपने पिता के बाद रज़िया गद्दी पर बैठी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ एक बात ये आ जाती है कि वहाँ के जो सरदार थे, सरदार और जो उलेमा थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रज़िया को गद्दी संभालने ही नहीं दी। होता है ना कि जब मतलब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, आप लोग जानते ही हो, तो इंसान कोई ना कोई इसका पंख काटने तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे सेम यही बात यहाँ पे लागू होती है कि जब इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद जब इसकी पुत्री रज़िया गद्दी संभालती है, उसके बाद में क्या होता है, रज़िया गद्दी तो संभालती है, परंतु जो सरदार थे, जो उलेमा थे, उन्होंने इसको संभालने ही नहीं दिया गद्दी। ये इसके पंख काटने चले आए कि तुम एक महिला हो और तुम गद्दी संभालोगी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, रज़िया ने हार नहीं मानी, वो फिर भी अपने पिता की जो सत्ता थी, अथॉरिटी से, उसे संभालती ही रहती थी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो सरदार थे, अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो उलेमा थे, यहाँ उलेमा का क्या मतलब होता है, तो उलेमा जो थे, इनका मतलब उस टाइम इनका जो पद होता था वो ये होता था इन उलेमाओं का कि ये क्या थे, ये इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। ये जो सरदार थे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है सरदार और उलेमा, आप ये समझिए कि उस समय उलेमा और सरदारों का क्या पद हुआ करता था। तो ये जो सरदार होते थे, उलेमा होते थे, ये क्या होते थे, ये इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे उस टाइम। इनकी नियुक्ति जैसे कि न्यायाधीश, जैसे कि अध्यापक, इन सब के रूपों में इनकी नियुक्ति की जाती थी उस टाइम। तो क्या था, ये विरोध करते थे किसका, रज़िया का। जब रज़िया गद्दी को संभालने लगी अपने पिता के मृत्यु के बाद, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको संभालने मतलब इसको विवश किया कि तुम गद्दी मत संभालो। क्यों? क्योंकि तुम एक स्त्री हो।
लेकिन फिर भी क्या हुआ, इन्होंने विरोध किया रजिया का, लेकिन रजिया ने हार बिल्कुल नहीं मानी। फिर क्या हुआ, उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आ जाता है। कौन, हम बताते हैं आपको। रुकनुद्दीन फिरोज। समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में रजिया संभालती है गद्दी, लेकिन रजिया को गद्दी संभालना नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री होती है। यहाँ पे ये कह के इन लोगों ने इसको गद्दी को छोड़ने के लिए क्या किया, विवश कर दिया। किसने? ये जो उस टाइम जो सरदार होते थे, उलेमा होते थे ये लोग। और मैंने आपको बताया कि सरदार का क्या पदवी था उस टाइम और उलेमाओं का क्या पदवी था उस टाइम, जिस टाइम रजिया गद्दी संभाल रही थी। फिर उसके बाद में आप ये समझिए कि ये लोग क्या किए, ये लोग यानी सरदार और उलेमा रजिया को गद्दी से उतारने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चाल चली, यानी कि षड्यंत्र रच दिया। क्या? फिर उसके बाद में इल्तुतमिश का आ जाता है पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज करके। ठीक, यहाँ पे देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज करके इल्तुतमिश का पुत्र आ जाता है रजिया जब गद्दी संभालती है तब उस टाइम। फिर क्या हो जाता है, देखिए, फिरोज गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल, ये जो था रुकनुद्दीन फिरोज, ये क्या था, ये एक दुर्बल शासक था। शासक होने के कारण 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। क्या हुआ, 1236 ईस्वी में रजिया क्या हुई, गद्दी पर बैठ गई। लेकिन इसके इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में रजिया की नियुक्ति कर दी थी उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन फिर क्या हुआ, उलेमा और सरदार ने उसका विरोध किया। लेकिन फिर भी रजिया एक पल के लिए मान गई थी कि चलो अगर आप लोग विरोध कर रहे हो तो मैं मान भी लेती हूँ। लेकिन जब इल्तुतमिश की पुत्री यानी रजिया बैठने के बजाय गद्दी पर उसका भाई बैठ गया, रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र, जब वो गद्दी पर बैठ गया, फिर क्या हुआ, लेकिन वो अथॉरिटी संभाल ही नहीं पाया। क्योंकि वो एक दुर्बल शासक था, कमज़ोर शासक था, इसलिए नहीं संभाल पाया। फिर लास्ट में वही हुआ जो इल्तुतमिश चाहते थे, उनके पुत्री ही गद्दी पर बैठ गई 1236 में, और उसका शासन काल 40 वर्षों यानी 40 तक चला, यानी कि 4 वर्षों तक। फिर आपको ये समझना है आगे क्या हुआ। लेकिन एक बात यहाँ ये समझिए, यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या रजिया से पहले और कोई भी स्त्री ऐसा काम की थी, गद्दी पर बैठी थी? तो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र में, हाँ एक बात ये भी आती है कि यहाँ देखिए, प्राचीन मिस्र में क्या था, प्राचीन मिस्र में और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, ये बात भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि रजिया, हाँ एक बात है कि रजिया पहले महिला थी, लेकिन उससे पहले भी कुछ काम ऐसे थे, यानी कि रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने क्या किया था, ईरान में और प्राचीन मिस्र में महिलाओं ने शासन के रूप में गद्दियाँ संभाली थी, ऐसा है। फिर उसके बाद में क्या था, लेकिन क्या हुआ, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया वैसी पहली महिला थी जिन्होंने शासिका के रूप में गद्दी संभाली थी। यहाँ पे रजिया ने तो एक अलग इतिहास रच दिया, लेकिन वो तब रच पाई जब उसके अपनों ने उसे सपोर्ट किया तब, यानी कि रजिया की नियुक्ति उसके पिताश्री ने अपने शासनकाल में ही कर दिया था। यानी कि अगर कहा जाए कि रजिया को सत्ता में उतारने का श्रेय किसे दिया जाए तो उसके पिताश्री ही थे, इल्तुतमिश, जो रजिया यहाँ पे आज इसकी इतिहास बन गई। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि और रजिया किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, और भी आप लोगों ने सुना होगा ना रजिया के बारे में। फिर क्या हुआ, हम आपको बता दें कि परंतु मध्यकालीन विश्व में क्या हुआ था, ये तो मुख्य बातें हैं रजिया की, आपको याद रखनी चाहिए। मध्यकालीन विश्व में पहली क्या थी, पहली मुस्लिम महिला
शासक थी। कौन? रजिया। तो यहाँ पे रजिया की ये विशेषता है कि इससे पहले भी ईरान में जो महिलाएं थी, मिस्र देशों में, जो ईरान देशों में महिलाएं थी, उन्होंने भी गद्दियाँ संभाली थी, ऐसा नहीं है, संभाली थी। लेकिन यहाँ बात ये आती है, परंतु जो रजिया ने गद्दी संभाला उसका बात यहाँ ये है कि रजिया जो थी वो मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। वो क्या थी? वो विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व में पहली। और सबसे पहले क्या थी? वो सबसे पहली मुस्लिम महिला भी थी जो शासन यानी कि शासक के रूप में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुई थी, गद्दी संभाली थी। इतना ही नहीं, रजिया ने आगे पर्दा प्रथा का भी त्याग किया। क्या है पर्दा प्रथा? हम आपको ये भी बताएंगे, बता देते हैं आपको कि पर्दा प्रथा क्या है। आज के डेट में जो महिलाएं घूंघट लेती हैं, आप लोग देखिए हो, उसी को कहते थे पर्दा प्रथा। जो घूंघट लेती हैं महिलाएं, उसे कहते थे। तो उस टाइम में बहुत ही मतलब प्रचलित में था ये पर्दा प्रथा। लेकिन आज के डेट में हर जगह नहीं देखने को मिलता, बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। कौन था? रजिया थी। ये तो रही रजिया की बातें, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि रजिया ने लगभग क्या किया था? 3 वर्ष 8 माह तक शासन किया। उसके रास्तों में बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन रजिया ने हार नहीं माना। क्या हुआ? शासन किया, रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया। यानी कि जब रजिया गद्दी पर बैठी तो रजिया ने ये खुद से कहा कि अब मैं स्त्रियों का पहनावा नहीं पहनूंगी, यानी कि मैं अब पर्दा प्रथा में नहीं रहूंगी, मुझे तो गद्दी संभालनी है। मेरे पिता ने मेरी नियुक्ति ऑलरेडी पहले से कर रखी है कि मुझे गद्दियाँ संभालनी है। भाई, जब उसका पिता नहीं रहेगा तो गद्दी कौन संभालेगी? जो बेटा है वो तो लायक है नहीं, वो तो संभालेगा नहीं। और जैसा कि फिर भी रजिया ने उन्हें अवसर दिया, अपने भाई को यानी इल्तुतमिश के पुत्र को भी मौका मिला गद्दी संभालने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं संभाल पाया क्योंकि वो एक दुर्बल थे भाई, वो संभाल ही नहीं पाए। उनके समय में तो जो राजनीतिक आर्थिक रूप से जो उनकी स्थिति थी, काफ़ी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिस वजह से राज्य क्या हुआ? राज्य का पतन होने लगा था। इस वजह से बीच में रजिया थी जिन्होंने कमान को ठान लिया। फिर क्या हुआ? रजिया यहाँ पे गद्दी पर बैठी और वो एक इतिहास क्या रच दी कि विश्व में पहली महिला मुस्लिम शासक के रूप में प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने महिलाओं का क्या किया? उन्होंने महिलाओं का पहनावा भी छोड़ दिया। रजिया बिना पर्दे में, यानी कि बिना पर्दे के दरबार में क्या कही? बिना घूंघट लिए वो दरबार में बैठती थी। रजिया बिना घूंघट लिए वो दरबार में बैठती थी और वहाँ के सारे कार्य काज को देखती थी रजिया। तो क्या हुआ? वो युद्ध में सेना का नेतृत्व भी कर रही थी रजिया। ऐसा नहीं है कि वो एक महिला है तो सिर्फ वो एक स्थान पे ही बैठी रहे, ऐसा नहीं था। जब भाई वहाँ अथॉरिटी की बात आ गई, सत्ता की बात आ गई, तो रजिया ने क्या किया? वो हर एक रूप से अपनी पदवी निभाने लगी, चाहे वो सेना की सलाह की बात हो या फिर वहाँ पे निर्णय लेने की बात हो या फिर वहाँ पहनावे की बात हो। रजिया ने जब गद्दी की बात रजिया के समक्ष आई तो रजिया ने क्या किया? महिलाओं का पहनावा छोड़ दिया, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। तो इस बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्या किया? गद्दी को क्या किया? संभाला, और बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला रजिया ने। ऐसा भी नहीं है कि वो एक दुर्बल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जी नहीं, बल्कि उसका भाई ऐसा निकल गया कि वो नहीं संभाल पाया। फिर क्या हुआ? सेना का नेतृत्व भी करती रही। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया ने क्या किया? जो अमीर थे उस समय ये सोच रहे थे क्या जो फिर यहाँ पे जब रजिया गद्दी पर बैठी ना, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लेसन ये आता है कि वहाँ के जो सरदार, जो उलेमा थे, वो इनको उतारना चाहते थे गद्दी से। और फिर वहाँ के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि रजिया एक तो महिला है, इसे गद्दी से उतार दिया जाए, ये कैसे संभालेगी सत्ता। उन्होंने बहुत कोशिश की कि रजिया को गद्दी पर से हटा दिया जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें क्या हुई? नाकाम हो गई। क्योंकि भाई रजिया इतनी अच्छी शासक थी कि वो अपने सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आए वो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वहाँ पे उसको लेके बैठ ही नहीं रही प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे रजिया ने बहुत ही अच्छे से अपने कामकाज को संभाला। फिर क्या हुआ? वहाँ के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार ही नहीं थी। यानी कि वहाँ के जो उलेमा थे, जो सरदार थे, वो चाहते थे कि मैं रजिया को अपने ही इशारे पे नचाऊं। लेकिन क्या हुआ? रजिया उल्टा उन्हें ही अपने इशारे पे नचाने लगी।
यहाँ पे बाजियाँ पलट गई। उलेमा क्या थे, वो हार गए। अब क्या हुआ, तैयार नहीं थी। जो रजिया थी वो किसी के हाथों की क्या करती थी, वो कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। यानी कि वो नहीं चाहती थी कि मैं इनका जोरू का गुलाम बनूं, ये लोग मुझे न चाहें। नहीं, रजिया जिस गद्दी पर थी वो उस गद्दी का भरपूर उपयोग की, वो भी सही तरीके से। ऐसा भी नहीं था कि वो उसके शासनकाल में उसके क्या थे, जनता थे, उनका शोषण किया जाए, ऐसा भी नहीं था। रजिया हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज को देखती रही। फिर क्या हुआ, तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उस समय क्या था, जितने भी तुर्क लोग थे, जो तुर्क सरदार थे, वो लोग भी रजिया के अधीन काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो भाई इनसे जल रहे थे कि ये एक महिला होकर गद्दी संभाल रही हैं, तो कैसे करेंगे उनका काम। तो वो लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, किसका, रजिया का। फिर यहाँ पे बात ये आती है, उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। जो सरदार थे उस टाइम, जो उलेमा लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो अपना चाल चल के क्या किए, वो रजिया को हटा दिए गद्दी से। आखिरकार क्या हुआ, वो लोग अपनी कोशिश जारी रखे, लेकिन फिर भी रजिया ने भले ही थोड़े समय तक ही शासन किया हो, लेकिन काफ़ी अच्छा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो उस टाइम सरदार थे, उलेमा लोग थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही कोशिश की, बहुत ही चालें चली, षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने क्या किया, रजिया को गद्दी से आखिरकार उतार ही दिया। फिर क्या हुआ, रजिया के बाद उसका एक भाई, दो भतीजे उस रजिया के एक भाई थे और दो भतीजे थे, जो बारी बारी से क्या हुए, सुल्तान बने। और वो अयोग्य थे, वो सत्ता के बल ही नहीं थे, वो अयोग्य शासक थे, वो भी गद्दियाँ नहीं संभाल पाए। फिर बात यहाँ पे गड़बड़ा जाती है। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। फिर रजिया के बाद यहाँ पे कौन सुल्तान बना, आप उसे समझ लीजिए। यहाँ अब रजिया के बाद क्या हुआ, जो गद्दी संभालते हैं वो इल्तुतमिश के क्या थे, वो इल्तुतमिश के क्या थे, पुत्र थे। कौन, उनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ पे समझिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि हम लोगों ने क्या किया था। मैं आपको एक बार फिर से स्टेप याद दिला देती हूँ। हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ा था, गुलाम वंश में ऐबक को पढ़ा था, फिर इल्तुतमिश को पढ़ा था, इल्तुतमिश के बाद हमने शासन व्यवस्था को पढ़ा था, शासन व्यवस्था के बाद हमने रजिया को पढ़ा, और रजिया के बाद हम लोगों ने उसमें इल्तुतमिश का पुत्र भी आ गया था, रुकनुद्दीन। उनके बाद में फिर से रजिया ने गद्दी संभाला, और रजिया गद्दी संभाली, उसके बाद में फिर आ जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद। हो गई ना। यहाँ पे बात आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत होती है हिस्ट्री में भैया, क्योंकि यहाँ पे वंशानुगत शासन चलता है, फिर डेट्स को याद रखने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे उनके वंशानुगत शासन को याद रखना पड़ता है, उनके नाम को याद रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे खास करके नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें नोट्स ऐसे बनाना, मतलब ऐसे लिखते हुए मत चले जाना, उसमें दर्शा करके नोट्स बनाना। जैसे स्टार्टिंग में गुलाम वंश को डाल देना, उसके सन को डाल देना, फिर उसके बाद में गुलाम वंश के बाद ऐसे मतलब स्केच टाइप में बनाते हुए आप डालना ऐबक का शासनकाल, फिर ऐबक के शासन, जैसे कि पॉइंट्स आपने डाल दिया गुलाम वंश, फिर उसमें आते हैं ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को आपने डाला, फिर वहाँ पे उस पॉइंट्स को डाल दिया ना कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में उनके बारे में पूरी डिटेल लिख लेना। फिर उसके बाद में गुलाम वंश के जो दूसरे शासक होते हैं वो होते हैं इल्तुतमिश, फिर उनकी पूरी डिटेल डाल देना। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री आती है रजिया सुल्तान, फिर इसकी पूरी डिटेल डाल देना। फिर उसके बाद में रजिया सुल्तान में उसका भाई आता है रुकनुद्दीन, वो तो दुर्बल था, उसका कार्यकाल ज़्यादा नहीं चला, वो वहीं पे ख़त्म हुआ। फिर रिटर्न रजिया ने ही गद्दी संभाली। रजिया ने जब गद्दी संभाली फिर उसके बाद में आ गए थे कौन, नासिरुद्दीन महमूद। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाना, यानी कि जैसे आपने यहाँ जैसे कि एक पॉइंट्स आपने यहाँ डाला, मैं आपको बता दे रही हूँ नोट्स कैसे आप बनाओ। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया गुलाम
वंश, ठीक है, गुलाम वंश को डाला। इस टाइप से नोट्स बनाना, जैसे आपने यहाँ पे गुलाम वंश को डाला, फिर इसमें क्या हुआ, फिर इस ऐसे कर देना, फिर गुलाम, पहले तो यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे गुलाम वंश डालने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल लिख लेना गुलाम वंश की, ठीक। उसके नीचे गुलाम वंश की पूरी डिटेल लिख लेना। फिर उसके बाद में डिटेल लिखने के बाद क्या करना, फिर से नीचे जो आते हैं दूसरे नंबर पे गुलाम वंश में, नहीं सॉरी, गुलाम वंश से पहले आते हैं, गुलाम वंश हेडिंग डालना पॉइंट्स, फिर उसके बाद में डालना ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक की पूरी डिटेल यहाँ लिख लेना। फिर नीचे ऐसे कर देना, फिर नीचे डालना क्या, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लिख लेना। फिर नीचे में इल्तुतमिश की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेना, क्या कैसे इनका शासनकाल कैसे चला, कब से चला, फिर इसके शासनकाल में शासन व्यवस्थाएं कैसी रहीं, इनका डेट्स याद रख लेना। फिर उसके बाद में क्या करना, फिर नीचे रजिया आ जाएगी, फिर रजिया के बाद उसका भाई आ जाएगा रुकनुद्दीन, फिर उसके बाद रजिया ही आएगी, फिर रजिया के बाद आ जाएंगे आपके नासिरुद्दीन महमूद। तो इस तरीके से आप जब भी नोट्स बनाना तो कॉलम टू कॉलम करके बनाना, ऐसे टाइप में पॉइंट्स डाल के, क्योंकि देखो आप अगर दर्शा के नोट्स बनाओगे ना तो क्या होगा, आप वैसे आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको पॉइंट्स देख के मैटर समझ में भी आएंगे। तो हम तो भाई ऐसे ही बनाते हैं नोट्स, अभी तक मैंने ऐसे ही बनाया है, आप लोग को जिस टाइप से सही लगे तो आप लोग उसे बना लेना। दोस्तों फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि रजिया के बाद उसका पुत्र संभालता है गद्दी, कौन, उसका पुत्र आ जाता है नासिरुद्दीन महमूद करके। फिर नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल चलता है वो चलता है यहाँ पे 1240, बात समझिए, सॉरी 1240, हाँ 1200 यहाँ पे 40 से लेके यहाँ पे 1265 तक इनका शासनकाल चलता है। देख लीजिए 1240 से 65 तक, यानी 65 वर्ष तक, ठीक, आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को समझा कि मैंने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ाया। इल्तुतमिश यहाँ रजिया के बाद गद्दी पे बैठते हैं, यहाँ पे इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो नासिरुद्दीन महमूद करके, फिर इनका भी शासनकाल चलता है। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पे रजिया की बात ख़त्म हो गई, क्योंकि रजिया जो शासनकाल था आप लोगों ने देखा, इनके बारे में डिटेल। दोस्तों जब भी एक बात यहाँ पे भी याद रखिएगा कि जब भी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया था, तो वो रजिया सुल्तान थी। तो आप लोग इसे मत भूलना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। तो हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे वो हमारा पॉइंट्स ये होगा, नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश के कौन थे, पुत्र थे, और इनका जो शासनकाल चला वो 1246 से लेके 1265 वर्षों तक चला। ओके गाइस, आई होप कि हम आप लोगों को हमारे जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आप लोग को जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग उसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसे ज़रूर बताएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच सके जिन्हें इनकी आवश्यकता है। बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनका भी एनसीईआरटी बेसिक कवर नहीं हो पाया है। तो आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।